हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे से बने रहें, डटे रहें और हिम्मत करके कोरोना को हराएं। तो चलो, आज मैं आपको जो करा रहा हूं बता दूं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन कितने प्रकार का होता है, या सब फील्ड भी कह देते हैं इसको कि विभाग कितने हैं इसके, उप विभाग, उप क्षेत्र। देखिए बच्चों, हम जो अकाउंट सीखेंगे अब शुरू करेंगे +1 से, ठीक है? और बीकॉम एम तो तक करते रहेंगे। मोस्टली बीकॉम तक सारे आ जाते हैं। तो क्या है कि पहला हमारा जो टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। ये क्या होता है? यानी हम जो लेखे करेंगे, जो अकाउंट्स बनाएंगे, एक फाइनेंशियल टाइप के होते हैं। शुरुआत यहीं से होगी। +1 में, +2 में हम फाइनेंशियल अकाउंट्स ही बनाने सिखाएंगे, क्योंकि बाकी फील्ड बाद में, यानी ये बेस है। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यवसाय के हम एक तो लाभ हानि का पता करेंगे, हमारे व्यवसाय में क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त हम अपनी वित्तीय स्थिति जानना चाहेंगे, हमारी पोजीशन कैसी बन रही है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। बताया था ना मैंने आपको कि बैलेंस शीट बताएगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, कितने हमारे दायित्व हैं, किस प्रकार के। तो ये हमारा वित्तीय अकाउंटिंग। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं समझा रहे, थोड़ा थोड़ा। एक अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या होता है? लागत लेखांकन में किसी वस्तु को बनाने में, सभी वस्तुओं को या एक यूनिट को या एक पीस को बनाने में कितना खर्चा आता है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी बुक शहर में मिलती है, अगर वो 500 रुपए लिखा हुआ है उस बुक का प्राइस, तो इसका मतलब है पहले जांचा गया होगा कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, और फिर उसके अनुसार कितनी बुक्स हमारी बिक सकती हैं। कम से कम, मैक्सिमम का तो हिसाब नहीं होता, लेकिन मिनिमम तो होता है कि इतनी तो जरूर बिके, ताकि इतने में हमारा खर्चा निकल जाए। ठीक है, तो कितना कीमत रखें और उसके बाद प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये लागत लेखांकन होता है। इसमें किसी वस्तु की लागत निकाली जाती है और कोशिश भी की जाती है कि लागत को कम कैसे किया जाए। आप जानते हो, बाजार में दो तरीके से लाभ कमाते हैं। क्या दो तरीके से? एक होता है रेट बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यानी आपकी लागत इतनी है और आप रेट को इतना बढ़ाते जाओ, ठीक है, खूब कमाई होगी। और दूसरा तरीका है, आप रेट तो कम ही रखो या जितना रखे उतना, लेकिन ये जो लागत है उसको नीचे ला दो। भाई दो ही तरीके तो हैं, या तो खर्चा कम कर दो तब कमाई हो जाएगी, या आप रेट बढ़ा दो। अब आपको बताऊं, रेट बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि इतने कंपटीटर बाजार में खड़े हैं। आप एक कंपनी यदि रेट बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी अपना माल बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि लोग जो होते हैं विवेकशील होते हैं, सोच समझते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। कहेगा इतना महंगा मैं नहीं लेता कि वो इतना सस्ता मिल जाता है। या तो वो चीज ही ऐसी निराली हो, यूनिक हो, और उनकी मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है कि वो चीज कोई और बनाता ही नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है किसी के पास बनाने का। तो ऐसे में तब तो अलग बात है ना। अदरवाइज लोग विवेकशील है, रैशनल है, सोच समझ के काम करते हैं। तो बेटा, लागत लेखांकन भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको नहीं सिखाएगा, ये तो सिर्फ बता रहे हैं। टैक्स अकाउंटिंग, अब ये क्या है? कर लेखांकन। क्योंकि देश टैक्स से ही चलता है, कर तो चाहिए। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट के जो टैक्स कैलकुलेट करती है, वो जो हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंट होता तो इसी से बनता है, लेकिन सेम नहीं चलता। मतलब कुछ चीजें जो हम इसमें घटा देते हैं वो यहाँ घटाना अलाउड नहीं होता, कुछ नहीं घटाते
वो यहाँ घटाना अलाउड। तो इस तरीके से मतलब सिंपल है, पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको टैक्स अकाउंटिंग आएगी, जो कि कैलकुलेट करता है इनकम टैक्स और बाकी टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। ये क्या हो गया प्रबंध लेखांकन? देखिए बच्चों, क्या होता है कि यूं समझिए कि जब प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, आप भी तो कल को मैनेजर बनोगे ना, बनोगे कि नहीं? एक बार हाथ खड़े करके कहते हो यस सर मैं बनूंगा, शाबाश, करो करो, तभी तो हिम्मत आएगी। तो आप मैनेजर बनोगे, आपने शुरुआत कर दी मैनेजर बनने की। तो एक दिन आपको जब कभी किसी कंपनी में आप जाओगे और आपको कहा जाएगा कि इस कंपनी को उठाओ, इसका विकास करो, इसको डेवलप करो, तो यूं थोड़ा आप अपने नियम चालू कर दोगे। पहले आप उनके खाते देखोगे, उनसे निष्कर्ष निकालोगे। तो मतलब क्या होता है कि प्रबंधकों के लिए भी लेखे होते हैं, जिसके आधार पर वो डिसीजंस लेते हैं, क्या चीज अडॉप्ट करे, क्या चीज छोड़े। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, अभी ना भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो पहली बार तो आप आए हो कॉमर्स में, तो अभी से सारी चीजें तो समझ में आएंगी नहीं। ठीक है ना? तो क्या है प्रबंध लेखांकन में, जैसे कि रेशियोज होती है, ये रेशियो मतलब अनुपात होता है, किसी चीज के संबंध में दूसरी चीज की तुलना करना। एक रेशियो में सिंपल सी बता देता हूं, इससे काम चला। तुमने चिनाई के टाइम पे, जब मकान का चिनाई होता है, बनता है, मिस्त्री मिस्त्री बनाता है, तो मिस्त्री क्या कहते हैं मजदूर को, भाई 3 1 का मसाला लिया। तो ये 3 1 क्या है? 3 1, इसका मतलब है 3 तो तसले, उसमें क्या कहते हैं उसको कि क्रेशर, ठीक है, और 1 तसला सीमेंट। 3 1, यानी जहां 1 किलो सीमेंट लगेगा, वहां 3 किलो आपका क्रेशर लगेगा। ये एक रेशियो। क्या सब जगह 3 1 रेशियो होती है? नहीं, कहीं पर कुछ, कहीं पे कुछ। जब दीवारों की चिनाई करते हैं तो रेशियो अलग होती है, जब छत का लेंटर डलता है तब रेशियो अलग होती है ना? तो इस तरीके से ये रेशियो होती है। इसी तरह कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, अभी टेंशन मत लो, बस वैसे मेरा बताना फर्ज था, ताकि आप थोड़ा थोड़ा समझे। कैश फ्लो बताएगा हमारे पास पैसा कहां कहां से आया, इस पिछले वर्ष में कहां कहां से आया, कहां कहां गया, ये कैश फ्लो बताता है। तो इस तरीके से इन चीजों से प्रबंधक अच्छा सा मैनेजमेंट करता है। और आप क्या सोच रहे हैं, प्रबंधक आंख बंद करके और एक मंत्र बोल के संस्था को उठा देते हैं? नहीं, वो उसका विश्लेषण करते हैं अपने तरीके से, उन जो भी उनके आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों के रेशियोज निकालते हैं, फ्लोज, ये कैश फ्लो, फंड फ्लो निकालते हैं, और भी तरीके से बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। तो ये है आपका प्रबंध लेखांकन। अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। सोशल, सामाजिक दायित्व लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ये भी थोड़ा नया है, मैं इतना भी नया नहीं कहूंगा कि जैसे 2 4 साल हुए, ऐसी तो नहीं है, काफी साल हो गए हैं। लेकिन अगर बाकी बाकी लेखांकन को देखें तो उसके अनुसार ये भी नया है। ये क्या है? ये कहता है कि एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जिस शहर में लगता है, क्या उस उद्योग का उस शहर के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता? श्रमिक वो शहर दे रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो शहर दे रहा है कि नहीं? अगर जमीन को पॉल्यूटेड कर रहे हो तो आप उस शहर की कर रहे हो, अगर आसमान को पॉल्यूटेड कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, तो आप उस शहर का कर रहे हो। तो क्या एक उद्योग का उस शहर के प्रति, उस समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? आप कहोगे जी बिल्कुल है कि नहीं? तो यही उत्तरदायित्व है, और इसी उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सामाजिक दायित्व लेखांकन भी बनाने लगे हैं, कि एक उद्योग कितने रोजगार पैदा कर रहा है, गरीब लोगों को कितनों को नौकरी दे रहा है, कितने जो ये प्रदूषण है, पर्यावरण है, इसको शुद्ध रखने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, समाज को शिक्षित करने में कितना योगदान दे रहा है। ठीक है? अगर आप ये गौर करें, अभी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है,
इसमें बहुत सारे उद्योगपतियों ने अपनी तरफ से दिल खोलकर दान दिया। तो वो एक समाज के प्रति है कि यदि मेरा उद्योग भारत में है तो मेरा भारत के प्रति, यदि आज भारत दिक्कत में है, आर्थिक समस्या में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी उस नेक कमाई से, तो ये है सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, कि ये भी आज एक लेखांकन का एक टाइप है। तो अब क्या है, आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, आप ये सब सीखोगे कॉमर्स में। कॉमर्स की ये तो खास बात है, एक एक करके आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो +1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ +2 से शुरू कर देंगे, और सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग वगैरह बाद में होगी। तो ये आपको ये चीजें आपको आगे चल के बीकॉम में सिखाई जाएंगी। तो फिलहाल हम आपके लिए एक नर्सरी का काम कर रहे हैं, आपके बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तैयार करना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके, आगे चलते हैं। तो आगे चलें, अब हम करेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के लाभ या उपयोगिता, लेखांकन के क्या फायदे हैं या किस उसका यूज क्या है। देखिए बच्चों, अगले कुछ वर्षों तक हम अकाउंटेंसी में काम करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद तो पूरा जीवन ही, क्योंकि हम जब अकाउंट्स कॉमर्स ले रहे हैं तो नेचुरल है कि हमारा जीवन भी आगे इसी फील्ड में बीतेगा। तो क्या फायदा है, लाभ क्या है इसका? पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंध में मददगार। जो मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेस को संभालते हैं, देखो उन्हें क्या काम करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, भविष्य के लिए करनी पड़ती है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मजदूर होते हैं और उनके ऊपर एक ठेकेदार होता है, तो मजदूर तो सीधे ही आके पूछते हैं, सर मुझे बताइए क्या काम करना है, लेकिन ठेकेदार तो पहले से पता होता है ना मुझे क्या करवाना है। इसी तरह से प्रबंधक को आगे प्रबंध करना होता है, तो उसके लिए खाते मददगार होते हैं। इसी में उसको डिसीजंस भी तो लेने होते हैं किसी विकट समस्या में क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, ये फैसला तो लेना होता है। जब दो सड़क आती हैं तो दो सड़क आते ही यहाँ पर सोचना पड़ता है ड्राइवर को, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अगर गलत चला गया तो पता नहीं कितना भारी नुकसान होने वाला है। उसके बाद इन्हीं में प्रबंध में उन्हें कंट्रोल भी तो करना होता है व्यवसाय को। तो कंट्रोल तो तभी होगा जब पता होगा कि मेरे खर्चे कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ पर ठीक चल रहा है, कहाँ गलत चल रहा है। जो ठीक चल रहा है उसको और कैसे अच्छा करूं, जो गलत चल रहा है उसको कम कैसे करूं या रोकूं कैसे, है कि नहीं बच्चे। तो इस तरीके से आपका ये हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। दूसरा है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करना। ये एक संस्था का दूसरी संस्था से, लेकिन संस्थाएं सेम होनी चाहिए, नहीं समझे। एक भैंस का दूध देना दूसरी भैंस के दूध देने से कंपेयर किया जाए, ना कि बकरी के दूध से। करोगे? नहीं करोगे ना, है ना। इसी प्रकार से आपको एक व्यवसाय, अगर मान लीजिए वो पेट्रोलियम का है, तो दूसरा व्यवसाय भी पेट्रोलियम का होना चाहिए। सुनार की दुकान और पेट्रोलियम का काम, इन दोनों में कंपेयर करो, नहीं भाई, दोनों लगभग सेम तरह के होने चाहिए। और दूसरी बात, एक तो तुलना करने में आसान है क्योंकि वो भी उसी तरह खाते बनाते हैं वो भी, और दूसरा छोड़ो किसी से तुलना, अपनी तुलना करो ना। वैसे एक आपको बीच में बात बताता हूँ, दुनिया की तुलना करने से अच्छा अपनी ही तुलना करिए। जो आप पिछली बार थे, पहले से इम्प्रूव हुए हैं या पहले से आप डाउन गए हैं, ये तुलना करो बजाय दुनिया की तुलना करने से। ठीक है, तो चले आगे। कंपेरेटिव स्टडी करने में मददगार वो तभी होगा जब आपके पास लिखा हुआ होगा। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, पूर्ण एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, पूर्ण और व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
जब खाते बनेंगे, प्रॉपर रखे जाएंगे, तभी तो प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा आपको, और वो भी सिस्टमेटिक मिलेगा। फिर बताऊं सिस्टमेटिक, एक कागज पे लिखा इस कोने में, दूसरे पे लिखा उस अलमारी में, तीसरे को लिखा अपनी जेब में, चौथे को लिखा बैग में रख दिया। आप जिस दिन ढूंढने लगोगे, जिस दिन जरूरत पड़ जाएगी चारों जगह की कि वो चारों बताओ कहाँ गए, तो फिर कैसे ढूंढोगे? तो सिस्टमेटिक तो होना चाहिए, रिकॉर्ड तो है सिस्टमेटिक। आगे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वो किस लिए करता है? वो करता है लाभ हानि कमाने के, लाभ कमाने के लिए। हो जाती है हानि भी, मानते हैं, लेकिन मकसद तो लाभ ही होता है। तो उसे लाभ या हानि का भी तो इंफॉर्मेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब प्रॉपर खाते रखोगे तो। और जो बस जिस बंदे को पता ही नहीं क्या आया क्या गया, कितने का था कितने का गया, तो कैसे करेगा वो लाभ हानि का? और अगर पता ही नहीं है तो बिजनेस को चला के रखना भी मूर्खता है। बाई दियो हानि 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 हो रही है और आप चलाए जाओ तो डूब जाओगे। और फायदा हो रहा है और बाई दियो कम हो रहा है, ये आपको पता ही ना चल रहा हो, तो ऐसे में भी आप हो सकता है बंद करने का विचार कर लो। अगला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करना। ये वित्तीय स्थिति की सूचना क्या है बच्चों? वित्तीय स्थिति की सूचना ये है कि जो हमारी स्थिति बनती, वित्तीय स्थिति बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, एक वर्ष के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले से क्या चीजें आ गई है। यानी आज मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास प्लांट कितने का है, मशीन कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, इस तरह की चीजें। ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसी चीजें बताई है जिनको हम देख सकते हैं। ऐसी भी हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। हाँ, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये दिखते नहीं है, तो इसलिए वो इंटेंजिबल कहलाए जाते हैं, लेकिन वो बाद में समझाएंगे आपको। तो बेटा, वित्तीय स्थिति की सूचना भी तो ये खाते ही प्रोवाइड करेंगे हमें, है कि नहीं? अगला है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। प्रिवेंशन, रोकथाम करना, रोक देना, डिटेक्शन, ढूंढ लेना। भारत में इस वक्त कोरोना बीमारी आई हुई है। सरकार ने सबसे पहले उसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन रुकी नहीं। हाँ, कम हो गई। अगर बिल्कुल रोकने की कोशिश ना करते तो बहुत ज्यादा फैल जाती। मानते हो? पहला तो किया, दूसरे देशों से जो फ्लाइट्स आ रही थी उनको रोक दिया, और उनमें भी जो आ रहे थे उनको पहले क्वारंटाइन किया गया, चेक किया गया कि कहीं उनमें कोई समस्या तो नहीं है इस तरह की बीमारी की। किया कि नहीं कोशिश की? फिर भी कुछ लोग संक्रमित पहुंच ही गए भारत में और उनसे फैल गया। तो फिर उसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। तो दोनों काम है, प्रिवेंशन करना, पहले तो रोक लो, बीमारी को आने मत दो, और अगर आ गई तो उसे ढूंढिए कहाँ है। अब भारत में यूं कहें कि आप फ्लाइट्स को बंद कर दीजिए तो भारत के अंदर ये कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा, ऐसा कोई सोच सकता? पहले सोचा जा सकता। हाँ, ये है अब भी रोकने से फैलाव कम होगा, और जो फैला हुआ उसको डिटेक्ट करना है। तो ये डिटेक्ट करना, ढूंढना है, और प्रिवेंशन करना, रोकना है, रोकथाम है। तो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, गलतियां और फ्रॉड, कपट को रोकने में और गलतियां होने में पहले तो रोकता है और नहीं तो उन्हें ढूंढता है। तो वो तभी तो होगा जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे। एक आदमी जैसे मालिक है, थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और नौकर ने सोचा कि ये एक पीस या एक लैपटॉप पड़ा, इसको उठा के ले जाऊं। ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड में, जो मालिक है उसके पास रिकॉर्ड में है कि मेरे पास 10 हैं, तो 10 का मतलब है 10 होने चाहिए, है कि नहीं? तो यही तो बात है, तभी तो फ्रॉड नहीं हो पाता, आसान नहीं है फ्रॉड करना। आगे है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों में प्रमाण के तौर पे। एक कानूनी मामलों में प्रमाण का मतलब होता है कि कल को कभी कोर्ट में बाई दीवे जरूरत पड़ जाती है कि भाई आप सबूत दिखाओ आपने माल बेचा था, सबूत दिखाओ आपने खरीदा था, तो यहां पर ये मददगार होते हैं एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सरकार इसको मानती है, पर शर्त यही है कि वो खाते उन्होंने प्रॉपर वे से बनाए हो जैसा कि बनाने के लिए नियम है। आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, पार्टनरशिप में सिंपल है,
लेकिन अगर कंपनी का मामला हो तो वहां पर तो डबल एंट्री सिस्टम को 100% लागू करना पड़ता है। करते हैं यहाँ पे भी पार्टनरशिप को, लेकिन कंपनियों में तो बहुत जरूरी है। और साथ में ऑडिट करवाना और भी जरूरी है, उनको चेक करवाना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। पार्टनरशिप का फिर भी इतना नहीं है, तो ठीक है बेटा। तो हेल्पफुल इन एविडेंस इन लीगल मैटर, कानूनी मामलों में प्रमाण के तौर पे दिखाया जा सकता है। हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को खरीदने और बेचने में भी मददगार है। ये खरीदने बेचने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस को खरीदते हो तो यूं थोड़ा कि उसने जितने पैसे मांगे और आपने उतने ही पैसे दे दिए, इतने फालतू पैसे थोड़ा आपके घर पे नहीं है ना। तो क्या होता है कि आप कहते हो कि खाते दिखाओ, कब से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कितने का खरीदा था, कितने की ये चीज घिस गई, कितने की और खरीदी गई, वो सारा देखते। तो खातों से ही तो पता चलेगा, है कि नहीं बेटा। इसी तरह बेचने में भी सेम बात है, यानी जब आप खरीदने गए हो तो आप खाते चेक करो, और जो बेच रहा है तो उसको भी तो तभी मदद मिल रही है कि नहीं। तो खरीदना हो या बेचना हो तो आपको ये अकाउंट्स काम आते हैं। हेल्पफुल रेजिंग लोन, उधार लेने में मददगार है। उधार लेने में मददगार का मतलब हुआ कि यदि आपको पैसा चाहिए, बैंक से ऋण चाहिए, तो बेटा बैंक भी कहता है अपने अकाउंट्स दिखाओ पिछले 3 साल के, 4 साल के, और उसके आधार पर ही बैंक लोन देना चाहेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खाते बनाने में मददगार। इन दिनों मैं +2 के पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहा हूं इन दिनों वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आप देखोगे तो आप उसकी एक झलक उसकी भी देख सकते हो। तो वो खाते बनाने में भी मददगार है। मददगार तो खैर पार्टनरशिप ही क्या, कंपनियों के भी सबके खाते बनाने में मददगार यही है, अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं क्या है। आप जब बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इस तरह के विषय में हम परिभाषा बताते हैं शुरू में, उसकी विशेषताएं बताते हैं, फिर उसके गुण बताते हैं, और अंत में हम उसकी कमियां भी बताते हैं। कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। जो चीजें हम आज के टाइम में, आज के दौर में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से अच्छी है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी पुरानी हो जाएंगी, उसकी जो कमियां हैं वो उसको हटा देंगी और फिर नई चीज आ जाएगी। तो कमियां होती हैं और उनको हम सुधारते रहते हैं। तो अकाउंट्स की जो कमी है वो क्या है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, जो व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं उनसे प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि जैसे होता क्या है, ये लेखांकन साइंस है पर पूर्ण साइंस नहीं है, वैसी साइंस नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पेंट तो आपने देखा ही होगा, या कभी किसी दुकान पे जाना जहां पेंट खरीदना हो आपको, आज के टाइम में सारे कलर अवेलेबल नहीं होते, दुकान पे रखे हुए नहीं होते, लेकिन आप बनवा सकते हो कोई सा भी। वो पता है क्या करते हैं, एक वाइट पेंट रखते हैं और एक शेड, जो शेड्स होते हैं उनकी एक कॉपी होती है, पर्टिकुलर एक कंपनी की होती है, जैसे एशियन पेंट्स की है या बर्जर की है, उनकी अपनी होती है, उसमें कोड होते हैं। आपको जो पेंट चाहिए, जिस रंग का चाहिए, आप कहिए मुझे ये चाहिए, वो क्या करते हैं, एक मशीन के नीचे रखते हैं और उसमें कोड डाल देते हैं कंप्यूटर से कि ये पेंट बनाना है। वो थोड़ा सा कलर डालता है व्हाइट में, और फिर उस डब्बे को बंद करके दूसरी मशीन में रख के और उसके अंदर ऐसा घुमाया जाता है, बहुत तेज ऑटोमेटिकली मशीन में घुमाया जाता है, और बाद में आपको वही पेंट मिल जाता है। ये साइंस है। आप घर में पेंट करवाते करवाते आपका पेंट खत्म हो जाए, आप दोबारा जाओ, वही नंबर दो, वो दोबारा फिर बना देगा और बिल्कुल सेम पेंट बनेगा। यही तो साइंस है। अगर यही काम घर पे करवाओ पेंटर से, जो घर पे पेंट करता है, और एक पीडी लाइट आती है जैसे, वो भी कलर होता है, तो वो कलर उसमें डालवाओ, तो आप जब वो पेंटर करता है ना, पहली बार थोड़ा डार्क लाइन दीवार कर देता है, अगली बार थोड़ी लाइट कर देता है, क्योंकि उन्हें उतना अंदाजा नहीं होता जितना कंप्यूटर कर सकता है। तो देखिए अब पॉइंट पे आते हैं हम अकाउंट्स में, कि बेटे एक डेप्रिसिएशन होता है। ये आपके लिए नया शब्द है, कोई बात नहीं समझ में आए तो आगे फिर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन होता है कि कोई भी चीज जो होती है, जो संपत्तियां हैं, वो धीरे 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 घिसती हैं,
मानते हो घिसती है? भाई कोई आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी चाहे यूज करो और चाहे ना करो, यूज करोगे तो ज्यादा घिसेगी, यूज कम करोगे या नहीं करोगे तब भी घिसेगी। मानते हो ना? घिसती तो है उम्र के साथ। तो बेटा वो घिसावट परसेंटेज में लगानी होती है। अब ये डिपेंड करता है लगाने वाला कितना परसेंट लगाता है। सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए की कोई चीज है और उस पे 10% और 15% में फर्क नहीं आएगा क्या? एक ने 10% लगा दिया, एक ने 15 लगा दिया, फर्क आ गया, आया कि नहीं? तो इसलिए ये है। तो बेस्ड पर्सनल जजमेंट जो व्यक्ति निर्णय लेता है उस पे बहुत आधारित है। यानी एक ने 10% किया, एक ने 15, फर्क आ गया। तो ये पर्सनल जजमेंट है और ऐसा फिक्स नहीं है। तो तभी बता रहा था मैं कि जो अकाउंट्स है वो साइंस है लेकिन पूर्ण साइंस नहीं है। इसमें आपको अपनी कला भी दिखानी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंस का भी यूज करना पड़ेगा कि नहीं यार ये इतना ठीक नहीं है, ये ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, लेखांकन की अवधारणाओं एवं परंपराओं पर आधारित। अकाउंट्स जो है बहुत सारी कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पर आधारित है। ये भी आपको आगे फिर पढ़ाया जाएगा, यहां पे थोड़ा सा समझाया जा रहा है। कंसेप्ट, अवधारणा, हम ना जो एसिड्स होती हैं, फिक्स्ड एसिड्स होती है, अभी फिर फिक्स्ड एसिड्स आपके लिए नया शब्द है, अभी ज्यादा टेंशन की बात नहीं। जो संपत्तियां परमानेंट रखने के लिए होती है, बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए। आप कोई भी बिजनेस चलाओ तो आपको मशीन चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो ये मशीन है, बिल्डिंग है और ऐसी चीजें चाहिए होती है, तो वो फिक्स्ड एसिड्स होती है जो परमानेंट रखी जाती है। तो जो कंसेप्ट है, यानी हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मानते हैं कि लगातार व्यवसाय चलेगा। हम ये मान के चलते जो मैंने व्यवसाय खोला है वो लंबे समय तक चलेगा, हालांकि कल ही बंद हो जाओ, पर क्या सोच के चलते हो? अगर कल ही बंद करना था तो खोलते ही क्यों? आप व्यवसाय खोलते हो सोचते हैं लंबे समय तक चलेगा, ठीक है? तो उस आधार पर हम खातों में जो संपत्तियां हैं, रोज रोज के बदलाव, जो उसके मार्केट में रेट बदलते हैं, उसको चेक नहीं करते, उसको गौर नहीं करते, उसको हम उसकी ओरिजिनल लागत पर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जमीन है, आपने जमीन शुरू में 4 लाख रुपए का 1 एकड़ जमीन खरीदा, आज से कोई 20-25 साल पहले। तो क्या होता है कि आप उसको जल्दी से चेंज नहीं करते, क्योंकि रोज बदलते रहते हैं मार्केट में रेट, आज जितना बढ़ गया, आज जितना घट गया, तो हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। हाँ, जब कोई चेंजिंग करनी पड़ती है बिजनेस में, कोई आ रहे हैं पार्टनर वगैरह, तब भलाई करनी पड़े, अदरवाइज सामान्य तौर पे नहीं करते। तो बेटा इन चीजों को ये गौर, मतलब कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट की वजह से बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट कहती है कि आप आज के रेट नहीं लोगे। लेकिन जब आप किताबों में तो देखोगे कि आपके 4 लाख की जमीन है, और जब बेचने लगोगे 4 लाख में तो 36 लोग कहेंगे मैं 4 की जगह आपसे 40 लाख देता हूं। 4 लाख 40 लाख, तो फिर खाते तो सही बने ही नहीं। तो पर मजबूरी है ना हमारी कि कंसेप्ट पे चलना है। एक कन्वेंशन है, अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है बेटे, ये अवधारणा है, कन्वेंशन। अवधारणा का मतलब है, एक सिद्धांत है, लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना जब तक हो ना जाए, और हानि की तुरंत व्यवस्था करना है। ये बहुत बार बोला जाएगा, इसको कंजर्वेटिव रूल कहते हैं, रूढ़िवादी सिद्धांत कहते हैं। लाभ को लाभ नहीं मानना जब तक हो ना जाए, हानि की तुरंत व्यवस्था करना। एक उदाहरण देखिए, आपका किसी बच्चे का पेपर, एक पेपर खराब हो गया, पास मार्क का भी पेपर नहीं कर पाया, वो चाहे बीमार था या उसका पेपर छीन लिया गया गलत फहमी में, या वायदे नकल करता पकड़ा गया, व्हाट्सएवर कुछ भी हो, पर उसका पेपर पूरा नहीं हुआ और वो बच्चे को घर आना पड़ गया। बाकी पेपर ठीक हो गए, सिर्फ एक पेपर में खराबी हो गई। अब ये बताइए, वो रिजल्ट का वेट करेगा तब उस सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, या वो कहेगा सर कंपार्टमेंट तो आनी है इसलिए मैं अपना अभी से तैयारी करना शुरू कर देता हूँ? आप बताओ क्या करेगा? नेचुरल है, वो कोई वेट नहीं करेगा। हानि की तुरंत व्यवस्था, ये नहीं कि रिजल्ट आएगा तब शुरू करूंगा, पता है मुझे रिजल्ट क्या आएगा। अब दूसरी बात, एक दूसरा बच्चा है जिसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए। मैंने कहा बच्चे पेपर कैसे गए? बहुत बढ़िया गया, मेरिट सर आ जाएगी, आ जाएगी, उम्मीद पूरी करता। तो बेटा फिर पार्टी हो जाए? सर वेट तो करो, इंतजार करो, एक बार रिजल्ट तो आने दो। लाभ को तब तक लाभ नहीं मानता जब तक हो नहीं जाता,
और हानि की तुरंत व्यवस्था कर लेता है। यही रिवर्स सिद्धांत हम अपनाते हैं। तो बेटे इसकी वजह से भी हमारे दिक्कत आती है कि खातों में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन अवधारणाएं हैं कि लाभ भविष्य। देखिए बेटे, लाभ कई ऐसी चीजें होती है, आपने ऐसी नई खोज कर दी है, अब उसके लाभ होना है, लेकिन अकाउंट्स तो मानता ही नहीं, लाभ को लाभ ही नहीं मानता, हानि की व्यवस्था कर लेता है। तीसरा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अपूर्ण सूचना। हम कहते हैं एक व्यवसाय ने लाभ किया, इतना लाभ कमाया या हानि हुई, हम किस आधार पर करते हैं? ज्यादातर हम एक पीरियड बना लेते हैं, पीरियड छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, तो हम इसे 1 साल का मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है 1 साल सच नहीं है। सही मायने में तो जब बिजनेस शुरू हुआ और जब बिजनेस बंद होगा, उस दौरान का टोटल निचोड़ किया जाए, तब आप सही बता पाओगे, है ना। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इनकी इनकम्प्लीट सूचनाएं हैं। अभी जैसे किसी व्यक्ति को कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी को सम्मानित कर दिया गया है, बहुत बड़ा पदक दे दिया, बाद में पता चला कि वो तो व्यक्ति गलत था, उसका पदक छीन लिया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद तो उसका चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, फिर हम उसके गुणगान करते हैं, भाई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, कमजोर था या गलत था, तो उसकी कमियां बता देते हैं। तीसरा है, चौथा, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। 2 शब्द होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। ये क्या होता है? अकाउंट्स में ना केवल जो मुद्रा में कन्वर्ट की जा सकती है उन्हीं का लेखा होता है, बाकी चीजों को नहीं देखते। आप बताओ, आप बताइए कि एक व्यवसाय में क्या मैनेजमेंट का रोल नहीं होता? एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, यदि वो व्यक्ति आपके साथ आ जाता है, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? लेकिन अकाउंट्स में तो कोई ये खड़ा हो या वो खड़ा हो। जैसे कि एक मैनेजर को तनख्वाह आप 1 लाख रुपए देते थे, ठीक है, वो मैनेजर चला गया तो आपके 1 लाख बच गए कि नहीं? आपने एक नया मैनेजर रखना चाहा, एक आदमी बोला जी मैं तो 10,000 में भी मैनेजमेंट का काम कर लूंगा, लाओ मुझे 10,000 दो। अकाउंट्स क्या कहेगा? अरे वाह 90,000 बच गए। लेकिन सच्चाई ये है, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। अगर बेवकूफ आदमी प्रबंधक बन गया तो आप क्या सोचते हो? समझदार डिसीजन लेगा, उल्टे सुल्टे ले लेगा, वो जो पता नहीं कितने का नुकसान करवा देगा। अरे एक बात और सोच के देखो ना, किसी को 1 लाख रुपए तनख्वाह क्यों दी जा रही थी? खाली बैठने की? उसके अंदर वो गुण थे, तभी तो 1 लाख दिया जा रहा था। दूसरा आदमी 10,000 में ही काम कर रहा है। भाई थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, 1 लाख की जगह कोई 80,000 में करना चाहे, 70 में करना चाहिए, ये तो कहीं समझ में आता है। 1 लाख का 10,000 में करने वाला ज्यादातर चांसेस है कि शायद उसे ज्ञान ही नहीं होगा, और वो इसलिए घुस गया होगा कि चलो इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री में मैं सीखूंगा, नुकसान होगा तो मालिक का होगा, मैं बाद में अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा या कहीं और काम कर लूंगा। ऐसे भी तो लोग हैं भाई। एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग तो फ्री में भी काम करने को तैयार होते हैं, मानते हो कि नहीं? अगला है, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गौर नहीं करता है अकाउंट्स। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, झूठे दिखावों से प्रभावित। झूठे दिखावों से, ये झूठा दिखावा क्या होता है बेटे? होता क्या है, जब हम 1 साल का अकाउंट्स बनाते हैं, अब बाय द मैनेजर सारा साल तो सोता रहा, काम नहीं करा, और अब जब आखिरी समय आया उसने सोचा कि यदि अब भी तुमने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए ना, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं अपनी नौकरी बचाऊं। ऐसा ही होता है ज्यादातर। तो पता क्या करता है, आखिरी के दिनों में, जैसे कि मान लीजिए 30 मार्च 20 को सेल दिखा देता है, उधार सेल, क्रेडिट सेल 5 करोड़ की, 5 करोड़ रुपए की सेल दिखा दी, नकली सेल। कैसे? किसी को 2-4 को ग्राहक बना दिया, कागजों में लिख दिया जी मैंने, या एक ही को दे दिया कि मैंने उधार बेच दिया उसको। अब जब बेचा है तो बेटा 5 करोड़ में बेचा है, तो सोच के देखो क्या उसमें कमाया नहीं होगा? जब भी कोई दुकानदार बेचता है उसमें कुछ तो प्रॉफिट रखता है ना बेटे। तो मान लेते हैं हम 10% ही रखा है, 10%, वैसे तो 10 से ज्यादा भी रख लेते हैं, तो 5 करोड़ का 10% भी तो 5 लाख हो जाता है। अब इतना प्रॉफिट हो गया, है ना? तो ये 5 लाख हो जाएगा, तो 5 लाख प्रॉफिट हो गया।
अब बाद में क्या हुआ, खाते बंद हो गए, अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया, चलिए जी नौकरी बच गई। अब इसके बाद अगले साल 5-10 दिन बाद, महीने के बाद दिखा दिया जी उनका तो दिवालिया पिट गया उस व्यक्ति का, और उसने तो माल लेने से मना कर दिया, वो तो माल उल्टा दे गया। ये लो होगी गड़बड़। तो इस तरह से कई बार ना मैनेजर वगैरह झूठे दिखावे भी कर दे, यानी संभावनाएं हैं गड़बड़ करने की। है बेटा, हर जगह कानून इतने बड़े बने हुए हैं, उनमें भी संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर लोग ढूंढ लेते हैं रास्ता। तो ये बेटा ये कमी है इसमें विंडो ड्रेसिंग की है, ठीक है। तो इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, झूठा दिखावा। ठीक बेटा। अब आ गया अगला, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्ट पूर्वानुमान लगाना, सही अनुमानों के लिए अनुपयुक्त है, पूर्व अनुमान के लिए अनुपयुक्त है, चाहे इसको सही कह लो या पूर्व अनुमान कह लीजिए, कि पूर्व अनुमान लगाने के लिए अनुपयुक्त है। अकाउंट्स बनते किस पर है, पास्ट इवेंट पे। पास्ट इवेंट का मतलब जब खरीद लिया, बेच लिया, पैसा दे दिया, पैसा ले लिया, उन्हीं को देख के तो अकाउंट्स बनते हैं, मानते हो ना। लेकिन जो बिजनेस है केवल इसके आधार पर कि पहले हमने ये किया था, हमारी इतनी सेल हुई थी तो आगे भी ऐसे चलेगी, यही तो बड़ी मूर्खता है, ऐसा सोचो। एक व्यवसाय को सिर्फ ये कारण नहीं है, 3600 कारण है प्रभावित करने के। बताइए, जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, कोई भी प्रोडक्ट, अगर बाजार में उससे बढ़िया प्रोडक्ट आ जाए तो क्या आपके व्यवसाय को असर पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन आप तो अकाउंट्स बना रहे हो, आप कह रहे हो मेरी पहले इतनी सेल थी, अब इतनी थी, अब इतनी थी, आगे इतनी हो जाएगी, आप तो अपने हिसाब से चल रहे हो। लेकिन बाजार में जो नई खोज होगी उसका असर आपके व्यवसाय पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे एक नई दुनिया मिलेगी, हम ही लोग होंगे, नई सोच होगी, नए तरीके होंगे बिजनेस करने के। कुछ नए बिजनेस पनप जाएंगे और कुछ बिजनेस डंप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यस, इस कोरोना वायरस ने भी बहुतों के जीवन में बदलाव कर दिया गया। आप इसी का एग्जाम्पल देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले सोचा ही नहीं था कि मैं घर से ऐसे वीडियो बनाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब शुरू कर दिया है तो फिर मैंने सोचा अपने स्कूल के बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए, क्यों ना सभी बच्चों को जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो क्या बदलाव नहीं आया? आया ना। तो इसी तरह से अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, भविष्य के लिए अनुमान लगाना सिर्फ पुराने खातों के आधार पर गलत है। इसी तरह कंपटीटर भी तो हैं। अगर प्रतियोगी आपके ज्यादा आ जाए तो आप महंगा बेच ही नहीं सकते, बल्कि क्या पता कोई कंपटीटर आपसे बढ़िया माल बना दे, बढ़िया फैसिलिटीज दे दे, तो सारी चीजों का असर पड़ता है। और उसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत पर आधारित। ऐतिहासिक लागत पर आधारित का मतलब है बेटा कि हम जो वस्तुओं को, संपत्तियों को मैंने पहले बताया था रखते हैं ना, तो उनको उसकी जो शुरू में खरीदा था उस कीमत पे रखते हैं, उसी को हिस्टोरिकल, हिस्ट्री जैसे इतिहास बना पुरानी चीजों से, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। रोज रोज के चेंजिंग को नहीं दिखाते। इससे होता क्या है, एक नुकसान होता है, कई बार ना जो बाजार में प्राइस लेवल चेंज आ रहे हैं वो पता ही नहीं चलता। भाई किताबों में आपकी जमीन 4 लाख रुपए की है और आज जाके वो 40 लाख रुपए की हो रही है, बेचोगे तो 40 की बिकेगी, तो खाते कहां से सही हैं? तो कहां सही पोजीशन है? यानी मैं अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा हूं कि मेरी संपत्ति तो 40 लाख की, और मैं सोच रहा हूं मैं तो यार 4 लाख का ही आदमी हूं। या उल्टा भी हो सकता है, मैं किसी संपत्ति को 4 करोड़ की मान के चलूं और वो आज के जमाने में पिटी हुई है और वो 4 करोड़ तो छोड़ो, वो 1 करोड़ की भी नहीं बिकती, तो हो गया ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखते हम, हमारी मजबूरी है। क्यों रखते हैं हिस्टोरिकल? क्योंकि बाजार में तो रोज उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसलिए हमने बेचनी तो होती नहीं, लंबे समय तक चलानी होती है, इसलिए हम इन चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं। ये मैं आपको इसकी कमियां बता रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये चैट लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।